बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर है एंड मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा। और आज मैं अपनी वीडियो में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि एक अच्छे रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। और ये जो रिज्यूमे है ये मैं आपको बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ वर्ड फाइल में बनाने के लिए। इसके अलावा और बहुत से मेथड्स हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, क्योंकि यूरोप के अंदर यूरोपास चलता है फॉर्मेट, और समटाइम्स कनाडा के अंदर वर्ल्ड फाइल भी बन जाती है। इसके अलावा ओवरलीफ में भी बहुत से लोग अपनी रेज्यूमे बनाते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं, आपके पास उनको एडिट्स करना होता है। वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो जनरल चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं आपको रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपको, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। तो सबसे पहले ये कि मैंने आपको बताया कि आज जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड फाइल के अंदर कैसे रिज्यूमे बनाई जाती है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बेसिकली कोशिश कीजिए, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी रिज्यूमे 1 पेज से ज़्यादा ना हो। हाँ, अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और आपने मास्टर में 3-4 पब्लिकेशंस निकाली हुई हैं और आप समझते हैं कि भाई मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है एकेडमिया के अंदर कि मैं इसको लंबा कर सकता हूँ, तो देन आप ज़रूर करें। आप अपनी कंट्रीब्यूशन को नहीं छिपा सकते। लेकिन यह है कि जब आप समझते हैं कि आपकी 1-2 पब्लिकेशंस हैं और जो है ना, आप उसको एक पेज के अंदर ला सकते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आइडियली द रेज्यूमे फॉर मास्टर स्टूडेंट शुड बी 1 पेज। और उसका कांस्टेंट जो है ना फॉर्मेटिंग स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है ना बीच में टाइम्स न्यू रोमन में आप कर रहे हैं तो नीचे आप जो है ना कैलबरी में ले आए और या एरियल के अंदर ले आए, आप ऊपर जो है ना 14 पे जा रहे हैं, नीचे 12 पे ले आए, कहीं पे 8 पे ले आए। तो कांस्टेंट आपने अपना फॉन्ट साइज भी कांस्टेंट रखना है, स्टाइल भी आपने कांस्टेंट रखना है, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने जो है ना बोल्ड करके वहाँ पे शो करनी है। और कोई भी इनरेलेवेंट आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी वहाँ पर जो कि बाद में अगर आपसे पूछा जा सके तो आपके पास उसका आंसर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंग्वेज आती नहीं है, आप लिख दें कि मुझे चाइनीज़ आती है, और बाद में इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछा जाए कि हाँ ठीक है आपको चाइनीज़ आती है, आपने कहाँ से सीखी है, कुछ बोल के सिखाया गया, ऊपर से प्रोफेसर भी आपका चाइनीज़ हो, तो देन आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। सो जो चीज़ है वाकई आपने वही लिखनी है। ये एक टेम्पलेट मैंने इंटरनेट सोर्स से यहाँ पे मैंने लिस्ट की है, जो कि यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए आपकी रेज्यूमे की। यहाँ पे देखें, स्टार्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम लिखना है। आपने फॉर एग्जांपल मेरा नाम यासिर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यासिर महमूद। आपका जो भी नाम है सबसे पहले वहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने ना अपना आइडियली यहाँ पर ना आपने अपना ना सिटी नेम लिखना है, अपना कंट्री लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्योंकि बैचलर के बाद कुछ पता नहीं होता, इस जगह पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है बस, और कुछ नहीं देना होता। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहे होते हैं कि भाई मेल, डेट ऑफ बर्थ, और जो है ना इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, पूरे घर का एड्रेस दे रहे होते हैं, स्ट्रीट में ये है, मेरा पोस्टल कोड ये है, मेरा इतने से कुछ कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देना, आपने अपना नाम लिखना है ऊपर। यहाँ पर आपने सिटी नेम लिखना है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे सिटी आपका कौन सा है, उसके बाद कंट्री कौन सा है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है यहाँ पर। जो ईमेल एड्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कुछ लोगों ने अजीब से नाम रखे होते हैं ईमेल एड्रेस के, तो कोशिश करें कि कुछ अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन की ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने मास्टर किया है, जिस इंस्टीट्यूट से मास्टर किया था उन्होंने मास्टर करने के बाद मेरा ईमेल मुझे वो एक्सेस नहीं दे रहे डोमेन की, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक अपना डिसेंट सा अपना जो है वो ईमेल एड्रेस खुद ही बना लेना, जो कि मैं अपनी रेज्यूमे में यूज़ कर सकूँ। और दूसरा ये कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपने यहाँ पे लाजमी डालनी है। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल में ये होता है कि आप जब लिंक्डइन का अपना यूआरएल कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर ना अजीब सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने यूआरएल कॉपी करूँगा तो linkedin.com/ कुछ नंबर्स आ जाएंगे 08B98 समथिंग लाइक दैट। तो वो जो है ना थोड़ा वेग सा लग रहा है, मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता। आपने अपने लिंक्डइन पे जाके अपनी सेटिंग्स में जाके अपना जो वो यूआरएल है ना उससे जगह अपना नाम लिखना है। तो वो जब आप सेव कर लेंगे तो जब आप लिंक्डइन का जो है वो कॉपी करेंगे यूआरएल, तो उसके अंदर जो है ना आपका नाम भी आएगा, जो कि आपको शो करेगा कि वाकई में आप प्रोफेशनल लिंक्डइन पे आप सारी बातें कनेक्शंस होंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और इसके अलावा गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड, समटाइम्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करें,
आई वुड थिंक कि इसकी एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं कोई देयर इज़ नो हार्म इन दैट, लेकिन आप ऐसी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखें जो कि अट्रैक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है आपका एजुकेशन का। आपने इंट्रोडक्शन अपना कराया, उसके बाद सीधी बात ये है कि आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। आपने अगर बैचलर्स किया है कहीं से, तो यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताना है और आपने ये बताना है कि कौन से पीरियड में किया है, और उसके बाद आपने जो है ना कोई अचीवमेंट की है तो वो आपने उसके अंदर डिस्कस करनी है कि कौन सी अचीवमेंट है आपकी, और आपका जीपीए डेफिनेटली वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो है ना मास्टर्स की और बैचलर्स की इंफॉर्मेशन होगी। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे मैट्रिक की भी, एफएससी की भी, और जो है ना बैचलर्स की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। सो स्टार्ट आपने ये करना है, आपने अंडर ग्रेड की इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि अंडर ग्रेड की क्या एजुकेशन है, और फिर मास्टर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी के लिए नहीं कर रहे, मास्टर के लिए कर रहे हैं, तो जस्ट अंडर ग्रेड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनफ है। उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद एक्सपीरियंस है आपका। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादातर एक्सपीरियंस उनकी इंटर्नशिप्स ही होती है, समर इंटर्नशिप्स या 2 महीने की इंटर्नशिप या 4 महीने की इंटर्नशिप, या आप फॉर एग्जांपल आप किसी इंटर्नशिप 4 महीने की इंटर्नशिप के लिए किसी और कंट्री में चले गए, तो वहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस लिख लिया, या आपने अपने मुल्क के अंदर ही किसी कंपनी के अंदर काम किया तो वो आपने लिखना है। जस्ट आपने ड्यूरेशन लिखनी है, उसकी कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स में उनको मेंशन करना है कि भाई इसके अंदर मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैंने क्या सीखा इसके अंदर। यहाँ पर इस जो टेम्पलेट के अंदर जो है ना, यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं, तो आप भी देख लें। अगर आपने 3-4 जगह काम किया तो अपनी जो काम बाकी में किया तो आपने उसको लाजमी लिस्ट करना है। वॉलंटियर की बात करते हैं तो इस सोसाइटी के अंदर, कनाडा की सोसाइटी के अंदर वॉलंटियर का जो है ना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी जो कि मुझे पता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर पोजीशन के लिए होती हैं। तो अगर आपने जो है ना कोई काम अपने कंट्री के अंदर किया है, पाकिस्तान के अंदर या किसी और कंट्री से अगर आपने मास्टर्स किया है, वहाँ पे अगर ड्यूरिंग स्टडीज आपने वॉलंटियर कोई काम किया, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आप एज अ वॉलंटियर काम करें, किसी भी जो है ना आप जर्नल के अंदर आप एज अ वॉलंटियर रिव्यूअर काम करें किसी अंडर ग्रेड के जर्नल के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे लाजमी वॉलंटियर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि यार मैंने ये काम भी किया, ये भी काम किया, ये भी काम किया, लेकिन वो लिस्ट नहीं करते अपनी रिज्यूमे में, वो फजूल चीज़ों को वो लिस्ट करते रहते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप यूएस, कनाडा और यूरोप के अंदर अप्लाई करें तो वॉलंटियर को यहाँ पे बहुत अच्छा समझा जाता है अगर किसी ने वॉलंटियर काम किया। और उसके बाद आपने अपनी हॉबीज जरूर देखनी है कि आप क्या क्या आपने क्या हॉबीज हैं आपकी, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। अगर आप म्यूजिक के शौकीन है तो आपने यहाँ पे वो लिखना, अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। तो ये जनरल सा टेम्पलेट और बहुत प्रिसाइज टेम्पलेट है जिसको आपने अपने रेज्यूमे में शामिल करना, और ये सारा का सारा वर्ड फाइल के अंदर आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मर्जी है आप ऐड करें, लेकिन अगर आप ऐड कर लेते हैं तो दैट वुड गिव यू एन एडिशनल एडवांटेज आपकी रेज्यूमे को मिल जाता है, जो कि बाकियों को रेज्यूमे को नहीं मिलता है। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्किल्स, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि जो है ना मैकेनिकल के अंदर जो है ना ऑटोकैड हो गया, आपका जो है ना एनसिस हो गया, एनसिस के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हो गए, और उसके अलावा ऑटो के जो है ना सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप उनको लाजमी मेंशन करें कि मुझे ये सॉफ्टवेयर जो है ना मुझे काम आता है। लेकिन ये कि तब मेंशन करें कि इन केस अगर आपको प्रोफेसर जो है ना जिसके साथ अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है उसने रिज्यूमे में लिखा हुआ है, अगर आपको वो कहते हैं कि भाई दिखाएं, आप अपना काम दिखाएं, तो आपके पास काम भी मौजूद होना चाहिए, अपना सैंपल भी मौजूद होना चाहिए। की ट्रेनिंग एंड स्किल्स, इट्स अप टू यू, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं इट्स अप टू यू। आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, आपने जो है ना कोई ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉलिड वर्क्स की ट्रेनिंग ली थी, मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया कि मैंने सॉलिड वर्क्स की 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने ये इतने घंटे की क्लासेस ली थी, इतने घंटे की कोचिंग क्लासेस ली थी, उसके बाद एग्जाम भी पास किया था, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ मेंशन की। लैंग्वेजेस, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में अगर आपको जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, आपको स्पेनिश आती है, इटालियन आती है, चाइनीज़ आती है, कोरियन आती है, तो आपको लाजमी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपकी रिज्यूमे के अंदर कि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है। अगर आपने कहीं पे भी आउट ऑफ द कंट्री इंटर्नशिप की है, जाके थोड़ा बहुत भी काम किया, तो आप यहाँ पे लाजमी उसको मेंशन करें। मिलिट्री एक्सपीरियंस, इट्स अप टू यू। वॉलंटियर, अगेन मैंने पहले ही बात की थी कि वॉलंटियर एक्सपीरियंस को आपने लाजमी मेंशन करना है अगर आपने जो है ना वॉलंटियर वर्क किया हुआ है। सो ये एक सॉफ्ट इमेज डालता है आपकी रिज्यूमे के ऊपर। अच्छा, ये जनरली ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी जो है ना रिज्यूमे के अंदर। अगर आपने एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है, आपने जीपीए लाजमी मेंशन करना है, आपने किस फील्ड के अंदर जो है ना एजुकेशन दी है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, किसी और सब्जेक्ट में किया है,
एकेडमिक ऑनर्स एंड अवार्ड्स, अगर फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड मेडल लिया है अपनी फील्ड के अंदर, अपनी स्टडीज के अंदर, तो उसको लाजमी आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि भाई आपकी क्लास की रैंक क्या थी, आपकी ओवरऑल बैच की रैंक क्या थी, वो आपने लाजमी मेंशन करना है। रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, अगर आपको फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप मिली है तो आपको वो चीज़ वहाँ मेंशन करना चाहिए। अगेन कोई कोर्स आपने किया ऐसा जो कि बाकियों ने नहीं किया हुआ, या आपने किया हुआ, आपके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है, तो वो आपने मेंशन करना है। आपने ड्यूरिंग स्टडीज कोई स्कॉलरशिप ली है तो वो आपने मेंशन करना है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपने लाजमी मेंशन करना है। लाइसेंस शेयर्स, अगर आपके पास कोई आपने लाइसेंस लिया है किसी भी फॉर एग्जांपल एनएसएस का आपने लाइसेंस किया है, लाइसेंसिंग ली हुई है, मैट लैब में आपने एक कोर्स किया था, उसके पास आपके पास कोई लाइसेंस है, रिलेटेड ट्रेनिंग जो है, इसके अलावा थीसिस और सीनियर प्रोजेक्ट आपने एजुकेशन के अंदर ना, फॉर एग्जांपल जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, आपने अंडर ग्रेड और मास्टर को अपने थीसिस के थोड़ी बहुत 2 से 3 लाइनों के अंदर इसको समराइज करना है। ये थोड़ा ट्रिकी काम है लेकिन आपको करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के अंदर आपके पास समर इंटर्नशिप, या अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई इंटर्नशिप्स आपने की है, कोई जिसमें कैंपस इन्वॉल्व था, जिसमें यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी का हिस्सा है, एशर की सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का, आपको मेंशन करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं आपको वो भी चीज़ मेंशन करनी चाहिए। वॉलंटियर वर्क, क्लिनिकल वर्क, प्रैक्टिकम वर्क, कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस जो आप समझते हैं कि जिससे जो कि मेंशन करना चाहिए, और जो कि आपकी रेज्यूमो को और ज़्यादा वेटेज दे सके, आपने लाजमी एक्सपीरियंस शेयर करना है इसके अंदर। अदर के अंदर आपने अगेन कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर किया हुआ किसी फील्ड में, आपने काम किया हुआ किसी कंपनी में, और आपके अंडर जो है ना 2-4 ट्रेनिंग इंजीनियर थे और ड्राफ्टमैन था, जो कोई भी चीज़ था, वहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करना है कि मेरी ये टीम थी और मैंने उनको लीड किया। तो लीडरशिप एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है। किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो उसका नाम आपने लाजमी लिखना है वहाँ पे, और रिलेटेड एक्सपीरियंस तो आपने भूलना ही नहीं है। अच्छा, ये एक जो है ना एक तरह से अगर आपको समझ नहीं आ रही कि भाई जो है ना अच्छा, फॉर एग्जांपल रेज्यूमे आपने हर जॉब के लिए चेंज करनी है। ये नहीं कि आपने एक रेज्यूमे बना लिया और हर जॉब के अंदर जो है ना वही आप अटैच कर रहे हैं ईमेल के साथ, ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना जॉब की डिस्क्रिप्शन देखनी है। फॉर एग्जांपल जॉब की पोस्टिंग आई ऑनलाइन, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़नी है, और ये देखना कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये तीनों चीज़ें आपने पढ़नी है एक दफ़ा। उस तीनों चीज़ों को पढ़ के आपने अपनी रेज्यूमे ड्राफ्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लरिकल जॉब का ऐड है जो है ना, जिसमें ये रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसा बनना चाहिए जो कि आंसर करे मल्टीपल लाइन फ़ोन सिस्टम को, रूटीन कॉल्स को, और कस्टमर को ग्रीट करे, और रिसेप्शन डेस्क पे बैठे, टाइपिंग भी आती है उसको अच्छी, और जो है ना फाइलिंग भी कर सके, और इसके अलावा क्लरिकल टास्क भी उसको जो भी असाइन किया जाए वो कर सके, और उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। तो उसके अंदर जो है ना आपने ऐड को देख के अपनी स्किल्स निकालनी है, वो अपनी रेज्यूमे में मेंशन करनी है। इस पर्टिकुलर जॉब ऐड के अंदर देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर मल्टीटास्किंग कहा गया है कि आप ये अपनी रेज्यूमे में लिख सकते हैं स्किल्स के अंदर, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं अपनी डेडलाइंस को टाइम पे मीट करता हूँ, और मेरा वर्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से देख के आपने अपनी रेज्यूमे को ड्राफ्ट करना है हर टाइम। मैंने एक बात कही है आपको कि ना आपने ना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के अंदर और एजुकेशन के अंदर कोशिश करें जितने बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं लिखें उसको। तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया और आपने कैसे किया, हाउ यू डिड यू डू एंड व्हाट वाज द आउटकम, हाउ यू अचीव दैट टास्क। आपने वो सारी चीज़ों को जहन के अंदर रख के फिर अपने बुलेट्स पॉइंट बनाने। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीम लीडर थे तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आई मैनेज अ टीम ऑफ 10 रिपोर्ट प्रोफेशनल्स बाय यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट दैट लेड टू 90% ऑफ परफॉर्मेंस फीडबैक सेटिस्फैक्शन रेट। इस तरीके से आप अपनी टीम लीडर की एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे कुछ एग्जांपल्स मिली थी, आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर इस तरह की पोजीशन हो तो आपने कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को बुलेट पॉइंट्स में कैसे जो है आपने एक्सप्लेन करना है। अगेन ये इस सारी चीज़ों के अंदर ये एक बहुत कंसाइज और वन पेज जो है ना रेज्यूमे। आपने अपने फ़ोन को इतना भी छोटा नहीं करना कि बंदे को जो है ना ग्लासेस लगानी पड़े, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ जाए। आपने इतनी बड़ी भी नहीं लगानी कि आपको लगे कि कोई जो है ना डेंजर आ रहा है। तो आपने एक स्पेसिफिक फॉन्ट के अंदर आपने चीज़ों को रखना है। लेट्स से 10 और 12 इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल फॉन्ट साइज। समटाइम्स कैलबरी चलता है कहीं समटाइम, लेकिन जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए।
यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को हाईलाइट किया हुआ, बोल्ड किया हुआ है, एजुकेशन को बोल्ड किया हुआ है, और जो आपकी बैचलर है उसको बोल्ड किया हुआ है। जो भी आपकी अचीवमेंट है कोशिश करें उसको बोल्ड इन्फॉर्मेशन में लिखे, ताकि देखने वाले को दूर से नजर आ जाए, वो अगर पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सके। समटाइम्स ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस एचआर वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो जस्ट आपके रिज्यूमे के बस मे बी फॉर मे बी 10 सेकेंड्स या सम जो है ना सेकेंड्स ही आपके रिज्यूमे को देखें, आपको शॉर्टलिस्ट कर सके। और अगर आपकी रिज्यूमे वेल स्ट्रक्चर होगी तो आपको जो है आपके चांसेस का सिलेक्शन ज़्यादा है। तो अपनी इस रिज्यूमे पे काम करें और जितना हो सके उसको रिज्यूमे को बेहतर करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक इंसान की जो है ना एक्सपीरियंसेस बढ़ ही रहे होते हैं। आपके 1 महीने बाद आपने कुछ नया अचीव कर लिया होगा, कोई कोर्सेरा के ऊपर आपने कोई ना कोई कोर्स कर लिया होगा, आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर एक नई चीज़ ऐड होगी तो जब भी आप अप्लाई करें सिर्फ पुराने रिज्यूमे के साथ ना अप्लाई करें, बल्कि विद द अपडेटेड वन आप अप्लाई करें, ताकि जो है ना आपको, और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब भी मैं अपने रिज्यूमे को देखता हूँ तो मुझे हर जॉब के लिए अपना रिज्यूमे जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले तो आपको रिज्यूमे चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट आपको रिज्यूमे लिखना पड़ेगा, तभी आपके जॉब के जो है सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। और दैट वाज इट। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रिज्यूमे में लिखने की, तो ये आज का जो वीडियो थी वो रिज्यूमे थी ऑन द वर्ड फाइल के अंदर आपने रिज्यूमे कैसे अपनी बनानी है उसके बारे में थी। इसके अलावा आई कैन ऑल्सो गिव यू सम गाइडेंस रिलेटेड टू के हाउ यू कैन मेक योर रिज्यूमे ऑन यूरोपास फॉर्मेट ऑनलाइन, कैसे आप दे सकते हैं वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। और आपको ओवरलीव के ऊपर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ओवरलीव के ऊपर रिज्यूमे ड्राफ्ट कैसे करते हैं। दिस इज़ वेरी मच सिंपल, बट जो है ना मुझे अपडेट कीजिएगा कि ये सारी की सारी रिज्यूमे की ड्राफ्टिंग की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही थी या नहीं थी, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको और रिज्यूमे बनाने की भी आपको तरीके बताऊंगा कि और कहाँ पे आप किस तरीके से अपनी रिज्यूमे को और इफेक्टिव बना सकते हैं। वन एंड लास्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपने रिज्यूमे में अपनी फोटो नहीं लगानी, ठीक है। मैं देखता हूँ कि बहुत से रिज्यूमे के अंदर जो है बहुत से स्टूडेंट्स अपनी रिज्यूमे में के अंदर जो है ना फोटो लगाई हुई होती है, लेकिन अगर इन केस अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में है, जो कि बहुत कम होगी, कि अगर आपने रिज्यूमे में अपनी फोटो लगानी भी है तो वो बहुत डिसेंट सी अपनी फोटो लगानी है। ये नहीं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका बैकग्राउंड खराब हो या आपके बाल झाग या आपकी ड्रेसिंग कोई अजीब सी हुई हो, आपने बोली फोटो लगाई हुई है, ठीक है, उस तरह की बहुत डिसेंट आपने प्रोफेशनल लगने चाहिए वो ही अगर आप फोटो लगाएंगे वाइट बैकग्राउंड और फिर ब्लू बैकग्राउंड, वो अगर आप लगाएंगे तो वो आप प्रोफेशनल लगेंगे। सो दैट वाज इट। If you like my video, so please like and subscribe my channel so that I can make more videos like that for you. And thank you very much. Allah Hafiz.